हेलो नमस्कार, नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अपन क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपना होगा चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश। इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रकाश की दो घटनाएं पढ़ेंगे, एक परावर्तन व अपवर्तन। एक घटना कौन सी पढ़ेंगे? अपवर्तन। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, उसके बाद ये जो घटना है इसकी परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो फटाफट चैप्टर का नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में। चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, जिसमें अपन दो घटनाएं पढ़ेंगे, परावर्तन व अपवर्तन। ये इनके इंग्लिश नाम, ये भी इनके साथ साथ आप लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रकाश क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही प्रकाश है। तो सबसे पहला ही प्रश्न आता है कि प्रकाश क्या होता है। तो लिखिए अगली हेडिंग, प्रकाश, जिसको अपन क्या कहते हैं? लाइट। अब देखिए, दुनिया में वस्तुओं को अपन देख पा रहे हैं, क्यों? जैसे ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है कि प्रकाश इस पर गिर रहा है, इस मार्कर से टकराकर मेरी आंखों पे आ रहा है और ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है। तो दुनिया की वस्तुएं अपन को कैसे दिखाई देती है? उन पर प्रकाश गिरता है, टकराकर जब वो अपनी आंखों पर आता है तो वस्तु अपन को दिखाई देती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो वस्तुओं को अपन नहीं देख पाएंगे, फिर इन आंखों का कोई काम नहीं है। बिना प्रकाश के ये आंखें अपन को वस्तुएं देखने में सहायता नहीं करेगी। तो आंख केवल जरिया है, बिना प्रकाश के वस्तुओं को आप नहीं देख सकते। तो अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश की क्या परिभाषा लिख सकते हो, तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, या अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है और इसी से, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुएं अपन को दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुओं को अपन नहीं देख पाएंगे। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने का मतलब है कि वस्तुएं दिखाई देती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा हो गई अपने लिए प्रकाश की। तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो जब भी मैं डेफिनेशन लिखने का आपको बोलता हूँ या कुछ भी जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे लिखने का बोलता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके उन चीज़ों को लिख सकते हो ताकि अपने नोट्स मेंटेन हो सके। नोट्स भी आप तैयार करते रहिए अपने साथ के साथ। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में अपन बात करेंगे कि प्रकाश कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो अपन ये मान के चलेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन ध्यान दें, जैसे देखो ये कोई स्रोत है, ठीक है, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। तो अपन इस पूरे चैप्टर में ये मानेंगे कि प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ऐसे सरल रेखा में। इधर है तो ऐसे सरल रेखा में, इधर जा रहा है तो ऐसे सीधी रेखा में, इधर जा रहा है तो ऐसे सीधी रेखा में। अपन ये मान के चलेंगे। और ऐसा तब तक ही माना जा सकता है अगर हम बात कर रहे हैं प्रकाश का उन वस्तुओं के साथ जिनका आकार बहुत बड़ा है। यानी प्रकाश जब ऐसी वस्तुओं पर गिरता है जिनका आकार अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा है, तब ही अपन ये मान सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान रखना, अगर बात आ जाए कि प्रकाश बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के साथ अपन क्रिया देखें, ऐसी वस्तुओं के साथ क्रिया देखें जिनका आकार बहुत छोटा है, ऐसी अवस्था में फिर अपन ये नहीं मान सकते कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करना कि इस चैप्टर में अपन ये मान के चलेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कोई भी स्रोत है उससे प्रकाश एकदम सरल, हर संभव, ऐसा नहीं है कि प्रकाश एक ही दिशा में जाता है। स्रोत के हर संभव चारों दिशाओं में प्रकाश गति करता है, लेकिन अपन क्या मान के चलेंगे कि वो एकदम सरल रेखा में चलता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे स्रोत है और यहाँ पे कोई पर्दा है, तो अपन कहेंगे कि यहाँ से प्रकाश ऐसे पहुँचेगा सीधी रेखा में, ऐसे पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे सीधी रेखा में प्रकाश पहुँचेगा, ये मान के चल रहे हैं।
और ऐसा कब तक मान सकते हैं? अगर अपन ये मान के चल रहे हैं कि प्रकाश बड़े आकार की वस्तुओं पर गिर रहा है। किन पे गिर रहा है? बड़े आकार की वस्तुओं पर गिर रहा है। लेकिन अगर अपन बात करें कि प्रकाश अगर बहुत ही छोटे आकार की वस्तुओं पर गिरने लग जाए, तो ऐसी अवस्था में अपन ये नहीं मान सकते कि वो सीधी रेखा में गमन करता है। फिर प्रकाश का जो तरंग व्यवहार है वो सामने आ जाएगा। उस कंडीशन में अपन को प्रकाश को तरंग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो परावर्तन और अपवर्तन की जो घटनाएं अपने दैनिक जीवन में होती है, उनमें वस्तुओं का आकार इतना बड़ा होता है कि हम वस्तुओं को सीधी रेखा में गमन करता हुआ मान सकते हैं। लेकिन देखो आगे जाकर, अभी आपके नहीं है 10th क्लास में, आगे जाकर आप कुछ घटनाएं पढ़ोगे जैसे विवर्तन। ठीक है, अब ये जो विवर्तन की घटना है, अगर शॉर्ट में आपको बताऊं विवर्तन क्या है? विवर्तन है प्रकाश का मुड़ना। विवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना। और ये घटना तभी देखने को मिलती है जब प्रकाश बहुत छोटे से पार्टिकल के साथ गिरा, यानी बहुत छोटी सी वस्तु पर जब प्रकाश गिरता है तो उसके तीक्ष्ण किनारों से वो मुड़ने लग जाता है। इस घटना को अपन विवर्तन कहते हैं। तो उस कंडीशन में आप प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करता हुआ नहीं मान सकते। फिर वहां पर प्रकाश की कौन सी प्रकृति सामने आ जाती है? तरंग प्रकृति सामने आ जाती है। तो ये पूरी जो मैंने आपको रामायण बताई, उसके पीछे मेरा कारण ये है कि कहीं आपके दिमाग में हमेशा ये ना बैठ जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है, क्योंकि अपने पूरे चैप्टर में अपन प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करता हुआ ही मानेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा होता है, ये अपने दिमाग में आप फिक्स मत कर लेना, क्योंकि अपन यहाँ पर ऐसी वस्तुओं के साथ ही क्रिया करेंगे जिनका आकार काफ़ी बड़ा है, और तब ही हम मान रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अदरवाइज अगर छोटी वस्तुओं के साथ प्रकाश क्रिया करेगा तो फिर प्रकाश का कौन सा व्यवहार सामने आ जाएगा? तरंग प्रकृति सामने आ जाएगी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है विवर्तन की घटना। कौन सी घटना? विवर्तन की घटना। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा दिमाग में रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात आप दिमाग में रखना कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे। ये बात एकदम सही नहीं होगी। ये तब तक सही होगी जब तक अपन बात कर रहे हैं प्रकाश जब बड़ी वस्तुओं के साथ क्रिया कर रहा है, उसी कंडीशन में आप ये मान सकते हो। अगर बहुत छोटे आकार की बातें आ गई तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी फेल हो सकती है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को अपन लिखते हैं अपने हिसाब से, जो जो अपने को चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट अपन को है। तो लिखिए अपन, पहला पॉइंट अपना क्या होगा कि जब प्रकाश ऐसी वस्तुओं से अंतःक्रिया करे जिनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा हो। अब ये बड़ा किससे मानते हैं? ये आकार बड़ा छोटा लिया जाता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से। अब वो चीज़ें बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए अपन शॉर्ट में ही चल रहे हैं। ठीक है, जब प्रकाश ऐसी वस्तुओं से अंतःक्रिया करे जिनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा हो, तो हम यह मान सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करता हुआ तब तक ही मान सकते हैं अगर प्रकाश बड़े आकार की वस्तुओं पर गिर रहा है। अब ये जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसको अपन बोलते हैं प्रकाश किरण, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, जिसे प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या होती है? देखो यहाँ पर ये मान लेते कोई प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्दा है, ठीक है, ये कोई पर्दा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे सीधी रेखा में प्रकाश यहाँ पहुँच रहा है, ऐसे पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सीधी रेखा में प्रकाश आ रहा है, इसको अपन बोलेंगे प्रकाश किरण। ये जो है इसे अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण। तो फटाफट इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को आप लिख लो। अब अगर अपन आगे बात करें तो प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझते हैं अपन। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब, जैसे अपन ने, अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज़ें हैं वो क्या है, वो ध्वनि की तरंग है। मैं जो भी बोलूँगा वो ध्वनि की तरंग है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक आ रही है कानों में, वो ध्वनि तरंगों के रूप में आ रही है। और ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है तो माध्यम चाहिए, और अपने यहाँ माध्यम कौन है, वायुमंडल। यानी वायु के सहारे ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रही है, ठीक है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगर आप वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ध्वनि तरंगों को, यानी अपनी जो भी अपन बातें बोलेंगे उन शब्दों को ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए, और वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो माध्यम नहीं होगा, तो आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन प्रकाश जो है उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना है तो उससे माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका उदाहरण देखो, सूर्य से प्रकाश यहाँ आ रहा है, कोई माध्यम ही नहीं है, ठीक है भाई। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है तो वो कुछ हद तक, देखो कुछ सीमा तक है। जैसे देखो ये पृथ्वी है अपनी, यहाँ पर सूर्य है और सूर्य से प्रकाश, अब देखो अपन कहेंगे सर वायुमंडल है, तो वायुमंडल कुछ सीमा तक है, उसके बाद वायुमंडल खत्म हो जाता है, ठीक है। और सूर्य तो बहुत दूर है, तो ये देखो प्रकाश जो है, चलिए यहाँ पर तो वायुमंडल मिल गया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ तो निर्वात था। निर्वात मतलब कुछ भी ना होना, जहाँ वायु भी नहीं है, उसे अपन क्या बोलते हैं, निर्वात। तब भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुँच ही रहा है ना। तो सूर्य जो प्रकाश है उसे चलने के लिए, उसे संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यार अगर वायु भी नहीं है, वायु भी ना होने, कुछ भी ना होना मतलब निर्वात, तो उस कंडीशन में भी प्रकाश चल करके पृथ्वी पर पहुंच रहा है ना, तो इसका मतलब है कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे लिखिए इसी में, प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है, निर्वात में ही होती है। और कितनी होती है, जब आप उसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, 3 के आगे आप कितने जीरो लगा दो, 8 जीरो लगा दो। और अगर मैं इसे किलोमीटर में आपको बताना चाहूँ तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति कर लेता है। 1 सेकंड में प्रकाश कितना चल जाता है, 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। ये इसका मतलब हुआ। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि सर माध्यम चेंज करें, तो जैसे देखो, अगर निर्वात में तो इतनी चलेगी, निर्वात से वो वायु में आएगा तो कम हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी कम होगी वो डिपेंड करता है, वो आप आगे जाकर पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए प्रकाश किरणें कांच में गति कर रही है तो फिर और कम हो जाएगी, पानी में उसकी स्पीड अलग रहेगी। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यानी अगर प्रकाश निर्वात में चल रहा है तो अलग स्पीड आएगी, अगर प्रकाश वायु में चल रहा है तो अलग स्पीड आएगी, अगर प्रकाश कांच में चल रहा है तो स्पीड अलग आएगी, अगर प्रकाश पानी में गति कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो अलग आएगी। तो जैसे जैसे माध्यम बदलोगे वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी बदलती रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर्वाधिक चाल कहां होगी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, निर्वात में। निर्वात मतलब जहां वायु भी ना हो, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा जैसे जैसे आप माध्यम बदलोगे स्पीड अलग अलग होती रहेगी। यानी माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलती है, प्रकाश की चाल बदलती है। अब देखिए उसके बाद की जो बातें अपन जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि माध्यम 2 प्रकार का होता है, सघन और विरल। वो भी कैसे पता चलता है कौन सा सघन है कौन सा विरल है, उसके आधार पर फिर चाल कैसे चेंज होती है, उन सब के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि तो प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर अगर प्रकाश का आप माध्यम बदलोगे तो जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वैसे वैसे उसकी चाल भी बदलती रहेगी। यानी प्रकाश की चाल कांच में अलग होगी, पानी में अलग होगी, वायु में अलग होगी, निर्वात में अलग होगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे माध्यम बदलेगा प्रकाश भी अपनी स्पीड को बदलता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को फटाफट नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। अब देखिए आगे, अब अपन बात कर लेते हैं कि किसी भी पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो कितनी घटनाएं संभव है। ठीक है, समझो इसको, फिर वहां से अपना परावर्तन अपवर्तन निकलेगा। देखो ये कोई पृष्ठ है,
ठीक है। इस पृष्ठ पर यह प्रकाश आकर गिरा, अपन ने देखो क्या मान लिया, प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करता हुआ मान रहा हूं मैं, स्रोत पता नहीं कहाँ होगा लेकिन वहां से प्रकाश किरण आ रही है, यानी मैं प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करता हुआ मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि मैं जिन वस्तुओं की बातें यहाँ करूंगा उनका आकार अपेक्षाकृत बहुत बड़ा है। तो देखिए प्रकाश आया, इस पृष्ठ पर गिरा, ठीक है। अब देखो जैसे इस पृष्ठ पर गिरेगा देखो कितनी घटनाएं होगी। मान लेते हैं कि प्रकाश के कुछ हिस्से को इस ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, इस पृष्ठ ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है। कुछ हिस्सा प्रकाश का है वो यहाँ से पारगमित हो गया, क्या हो गया, पारगमित, यानी पार करके निकल गया। देखो वापस समझना इस बात को, जैसे ही प्रकाश यहाँ गिरा कुछ हिस्सा इस पृष्ठ ने अवशोषित कर लिया, ठीक है, कुछ हिस्सा इसको पार करके निकल गया और कुछ हिस्सा यहाँ से टकरा कर इधर चला गया, ठीक है। तो 3 घटनाएं होती है। कितनी घटनाएं हो सकती है? 3। जब भी कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो वो अवशोषित हो सकता है, वो उसको पारगमित होकर निकल सकता है और वो टकराकर वापस उसी माध्यम में जा सकता है। ये 3 घटनाएं हो सकती है। टकराकर वापस उसी माध्यम में चलना, इसको अपन बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन, ठीक है। इस प्रश्न ने ये अवशोषण कर लिया और इसको पार करके निकलना क्या कहलाता है? अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन। तो अपन को ये 2 घटनाएं पढ़नी है, परावर्तन और अपवर्तन। अवशोषण नहीं पढ़ेंगे, अवशोषण अपने सिलेबस में नहीं है, अपन को केवल 2 घटनाएं पढ़नी, परावर्तन और अपवर्तन। अब मुझे एक बात बताओ कि परावर्तन क्या होगा? जब भी किसी पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस जिससे आ रहे हैं, देखो ये जो ऊपर माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश है टकराकर वापस उसी माध्यम में जा रहा है, तो ये तो कौन सी घटना होती है? परावर्तन, ठीक है। और जिस देखो इस माध्यम से आया और टकराकर फिर इस दूसरे माध्यम में आ गया, अभी ये जो पृष्ठ है एक दूसरा माध्यम है, तो ये दूसरे माध्यम में आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो ध्यान रखना, परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलेगा, प्रकाश किरण जिस माध्यम में है वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, और अगर उस माध्यम में लौट नहीं रही है, माध्यम को चेंज कर रही है, तो उस घटना को अपन फिर क्या कह देंगे? अपवर्तन। तो अभी अपन को क्या पढ़ना है? परावर्तन पढ़ना है। तो परावर्तन बेसिकली क्या हो गया कि जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो उस घटना को अपन क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। यानी देखो वापस समझो कि जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ के उस तरफ एक दूसरा माध्यम, जैसे मान लो इस हाथ के उस तरफ कांच है और यहाँ पर वायु है। वापस समझो, ये मेरा हाथ जो है इसके एक तरफ, इस तरफ कांच है और इस तरफ मान लीजिए वायु है। अब प्रकाश किरण वायु से आ रही है और यहाँ वायु से आ रही है और यहाँ टकराकर वापस वायु में ही जा रही है, यानी यहाँ टकराकर फिर अंदर नहीं जा रही है, कांच में नहीं जा रही है, वायु से आ रही है और वायु में ही जा रही है वापस, माध्यम नहीं बदल रहा है। तो इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये पानी है मान लीजिए, ठीक है, और मैं एक लाइन खींच रहा हूँ वास्तव में, ये जो कि 2 हिस्से कर रही है, इधर पानी है और इधर क्या है? वायु है। इधर क्या है? वायु है। एक प्रकाश किरण है आई ऐसे, ठीक है। अब ये किरण अगर यहाँ से आगे चली जाएगी तो ये कहाँ चली जाएगी? पानी में, यानी हम कहेंगे माध्यम बदल गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये प्रकाश किरण यहाँ आई और यहाँ से टकराकर वापस इधर ही आ गई, यानी ये वायु में थी और वापस वायु में आ गई, तो माध्यम बदला क्या? जवाब है नहीं बदला। तो ये जो घटना है ना, इस घटना को अपन क्या कहते हैं? परावर्तन। लेकिन अगर ये प्रकाश किरण वायु से चली और ऐसे पानी में प्रवेश कर जाती ना, ये तो माध्यम बदल जाता, तो उस घटना को मैं फिर क्या कहता? अपवर्तन कहता। तो अभी अपन क्या पढ़ना है? परावर्तन। तो परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे फटाफट। तो लिखिए, हेडिंग डालिए परावर्तन। तो अगली हेडिंग डालिए आप परावर्तन। और मैंने आपको बता रखा है कि परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन या लिख लो इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन क्या होता है? तो लिखिए इसकी परिभाषा, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन में क्या होता है? एक माध्यम से चलेगा, दूसरे माध्यम में जाएगा नहीं, दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाएगा।
इस घटना को अपन क्या कहते हैं, परावर्तन। वापस रिपीट कर रहा हूँ बातों को, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि साथ के साथ ही आपको चीज़ें याद हो जाए, ठीक है ना। रटने की आवश्यकता नहीं है, साइंस को ये रटने वाला विषय नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, वो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इस लाइन के उस तरफ एक माध्यम दूसरा, यहाँ पर कोई माध्यम अलग है, ठीक है। इस माध्यम में प्रकाश किरण आई और टकराकर वापस इसी माध्यम में लौटा, ये परावर्तन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसमें प्रवेश कर जाते हैं ना दूसरे माध्यम, तो ये परावर्तन नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, तो परिभाषा लिख लीजिए। अब देखिए आगे, अब देखिए परावर्तन के नियमों को समझ लेते हैं अपन। तो लिखो अगली हेडिंग, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब देखो इसके लिए अपन पहले मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है जिसको अपन बोल रहे हैं पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ का मतलब क्या हो रहा है, ये पृथक कर रहा है, किनको पृथक कर रहा है, दो माध्यमों को। जैसे मान लो इस पृष्ठ के ऊपर मान लेते हैं वायु है और नीचे पानी है, ठीक है ना। तो ये वो लाइन है जो कि पानी और वायु को अलग अलग कर रही है। यानी जैसे यहाँ मान लो पानी है और यहाँ पर क्या है, वायु। तो यानी इस लाइन के इधर आते ही माध्यम चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पानी। और इस लाइन के उस तरफ क्या है, वायु। यानी अगर मैं परावर्तन पढ़ रहा हूँ, प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो उसको वापस इधर ही जाना पड़ेगा ताकि माध्यम ना बदले। और अगर मैं प्रकाश किरण को इधर से प्रवेश करवाता हूँ तो वो पानी में टकरा कर वापस पानी में जाना पड़ेगा उसे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे अपन क्या कह रहे हैं, पृथककारी पृष्ठ। तो ये अपना हो गया पृथककारी पृष्ठ, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं एक प्रकाश किरण आ रही है, ऐसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ मान रहे अपन। तो ये लाइट आई इस प्रकार से, तीर का निशान लगा दिया, दिशा बता दी कि ये प्रकाश आ रहा है और पृष्ठ पे गिर। तो ये आने वाला प्रकाश, और आने वाले प्रकाश को अपन बोलेंगे आपतित किरण। इस किरण को अपन क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब देखिए इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर गिरी है ना, इस बिंदु को अपन बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ के अभिलंबत एक रेखाखंड अपन खींचेंगे। इस आपतन बिंदु पर अभिलंबत एक लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो देखो इसे डॉट डॉट करके अपन एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दी अपन ने, इसको अपन कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब बताओ अभिलंब क्या होता है, जवाब है आपतन बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबवत, लंबवत खींचा गया जो रेखाखंड है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। अब देखो प्रकाश किरण आई, हम क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन। तो हमें पता इधर तो नहीं जाएगी, वो यहीं आएगी। तो देखो ये टकराई और वापस इधर लौट गई, कौन सी घटना हुई है, परावर्तन। तो आने वाली किरण अब यहाँ परावर्तन होकर इधर चली गई, इसको अपन बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। तो अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो आने वाली जो किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण। टकराकर परावर्तन हुआ है तो कौन सी किरण जाएगी, परावर्तित किरण जाएगी। और ध्यान रखना आने वाली किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अभिलंबवत खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है, अभिलंब। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभी लिखवा दूंगा अलग से, मैं रिप्रेजेंट आई से करेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना उसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण आर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच में जो कोण बनता है ना उसको बोलते हैं, ये देखो ये कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ना उसे अपन क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो साइड में आप लिख सकते हो कि कोण आई क्या है, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। और जो अपना कोण आर है वो क्या है, परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ आपतित किरण कौन सी है, आपको आनी चाहिए। परावर्तित किरण कौन सी, आपको आनी चाहिए। अगर मैं कहूँ अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में फिट बैठ जानी। देखो ये आपतित किरण, जहाँ गिरी वो आपतन बिंदु, अभिलंब जो भुजा खींचोगी वो अभिलंब, और ये टकरा कर इधर गई ये परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है वो आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी अपन को होनी चाहिए। अब देखो अपन लिखते हैं नियम। तो देखो पहला नियम क्या परावर्तन का, नियम नंबर 1, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी है, परावर्तित किरण। और ये क्या, अभिलंब। इन तीनों को एक ही तल में होना पड़ेगा। यानी देखो ये आने वाली किरण है,
इसी तल में अभिलंब है तो परावर्तित किरण कभी ऐसे या अंदर की तरफ नहीं होगी, वो इसी डायरेक्शन में होगी। कहने का मतलब इसी तल में होना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन आगे जाकर और बढ़िया तरीके समझेंगे। अभी के लिए आप केवल नियम के रूप में लिख लो, याद करना इसे। क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसको और मैं समझाऊंगा बाद में। दूसरा, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। और परावर्तन कोण क्या हो गया? अभिलंब और परावर्तन, ये दोनों कोण मान में क्या होते हैं? बराबर। तो नियम नंबर 2 यही है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण आई है, वो किसके बराबर होगा? कोण आर के। भाई आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम है। अब देखो एग्जाम में सवाल आ गया कि परावर्तन को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात की परावर्तन के नियमों की। तो परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण मान में क्या होते हैं? बराबर। इन्हें अपन कहते हैं परावर्तन के नियम। तो ये परावर्तन के 2 नियम है, याद रखना। फटाफट इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इन चीज़ों को नोट कर लो। अब देखो यहां पर कुछ सवाल करते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक सवाल। परावर्तन के नियम अपन ने पढ़ लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। नियम नंबर 2 है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण, ये दोनों जो कोण है वो मान में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखना आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, पहले बताओ ये जो मैंने यहाँ लिखा है 30 डिग्री, ये कौन सा कोण है? देखो इस डायरेक्शन को देखो, यहाँ पर ये है ना, इसका मतलब ये आपतित किरण हो गई। ठीक है ना, ये डॉट डॉट मैंने पृष्ठ के अभिलंबत लाइन खींची थी, ये अभिलंब हो गया। तो देखो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, तो कौन सा कोण है? ये आपतन कोण। ठीक है, और अब मेरा प्रश्न है कि इसका मान बताओ क्या होगा। तो मुझे बताओ इस सवाल में क्या दे रखा और क्या पूछा गया। तो हमें आपतन कोण दे रखा और क्या पूछ रहा है? परावर्तन कोण पूछ रहा है। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण मान में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो अपना आंसर क्या होगा? ये वाला जो कोण है ना, ये भी कितना होगा? जवाब है ये भी 30 डिग्री होगा। तो अपना आंसर क्या होगा इस सवाल का? 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सिंपल चीज़ है। एक कोण देगा, दूसरा पूछ लेगा, दोनों कोण मान है बराबर होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ देखना, ये पृष्ठ है। ठीक है, ये किरण आई, ये अपना अभिलंब और ये इधर चली गई। ठीक है, अपने को ये कोण दिया है, ये कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। और पूछा गया कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। वापस देखना, एक प्रकाश किरण आई, अभिलंब भी खींच दिया, ये परावर्तित किरण, और अपने को ये वाला कोण दिया 30 डिग्री। ठीक है, और पूछा गया कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अपने को पूछा क्या गया है? परावर्तन कोण। अब देखो कैसे निकालेंगे अपन परावर्तन कोण। तो एक चीज़ को समझो यहाँ पर, मुझे एक बात बताओ, ये जो अभिलंब है और ये जो पृष्ठ है, ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। भाई ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। उसमें से 30 डिग्री तो ये है, बच गया कितना? 60 डिग्री। बताओ ये वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। और ये वाला कोण कौन सा होगा? आपतन कोण। तो आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो बताओ परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।